नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली 1857 की क्रांति की शुरुआत आज होगी। आज मतलब अपने क्लासेस के अंदर नोट्स के माध्यम से, क्लास में पढ़ने के माध्यम से इस पुस्तक के अंदर जो सामग्री दे रखी है वो, यानी कि कल जो क्लासेस आई थी वो इसकी पृष्ठभूमि थी पूरी तरीके से। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि थी। और भाई साहब, कल वाली क्लास में आप लोगों ने जो प्रेम दिया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन कल वाली क्लास जिसने देखी है ना भाई साहब, उससे पूरा क्रम पता चला है कि अच्छा ये चीज हुई थी, इतने दाप चुके थे हम, तब जाके क्रांति करनी पड़ी थी। क्रांति ऐसे ही नहीं होती। क्रांति वह दापण केरी, ठीक है, कि अब तो भाई साहब ठेठ अट्टे तक दाप गो, गला तक दाप गो, जन पे वह क्रांति। और कितने परेशान हुए, राजस्थान कितना परेशान हुआ। सबसे पहले मुगलों से परेशान हुआ, फिर मुगलों के बाद में फिर मराठे आ गए, मराठों से परेशान हुआ। मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों से सहायता ली तो अंग्रेजों से परेशान हुआ। फिर अंग्रेजों को भाई क्या दाब के जो गया 1857 की क्रांति करनी पड़ी। और उसके भी लगभग 90 साल बाद में जो है आजादी मिली है। 1947 में आजाद हुआ है, 1857 की क्रांति के बाद भी हमारा देश, ठीक है। लेकिन वहां पे अंग्रेज ये जान चुके थे 1857 की क्रांति में कि भाई साहब ए भारतीय ए धार लियो जी टाइम बोरिया बिस्तर लेन अपन कदी भी रवाने होना पड़ सके। उसके बाद में अंग्रेजों ने काफी सारी नीतियां चेंज की है। तो आज स्पेशली अपन 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें साथियों कुछ चीजें जो है वो ध्यान रखेंगे आप, कि जैसे 1857 की अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्रांति, ठीक है। देखो, कुछ चीजें आप लोग पहले से ध्यान रख लें, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखोगे कि इस समय जो है ब्रिटेन में क्या होती थी, रानी होती थी, ठीक है। तो ब्रिटेन की रानी इस समय कौन थी वो ध्यान रखनी है। रानी थी विक्टोरिया। रानी कौन थी, एक तो मैं पेन चेंज करना भूल जाता हूं, विक्टोरिया थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री भी याद रखें ब्रिटेन का, ठीक है। कहां का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन के पीएम इस समय कौन थे। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो 9th की किताब में नहीं भी दे रखी, लेकिन आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे लॉर्ड परमिस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अब और चीज कि यहाँ पे जो है अपने भारत में गवर्नर जनरल कौन था, भारत के अंदर, भारत में, ये भी चीज पूछी जाती है। जो जो थे वो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि हाँ ये हमें पता है, फिर उसके बाद में अपन आगे चल सकते हैं। तो ये था लॉर्ड कैनिंग, ये कौन था, ठीक है। चलिए, और क्या है, क्रांति की नियोजित तिथि क्या थी। नियोजित तिथि क्या थी कि इस समय अपने को क्रांति करनी है, ये तिथि क्या थी। तो ये जो तय की गई थी वो की गई थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 तय की गई थी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि पूर्व इससे पहले ही जो है क्रांति शुरू हो चुकी थी। तो क्रांति की शुरुआत कब हुई, क्रांति की शुरुआत कब हुई, शुरुआत होती है मेरठ से, ठीक है। और हो गई थी 10 मई को, 10 मई 1857, ठीक टाबरों। इनके अलावा क्या ध्यान रखो कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई है 28 मई को। कब हुई है, 28 मई 1857। और कौन सी छावनी से पूछे तो नसीराबाद की छावनी, कौन सी छावनी, नसीराबाद छावनी से, ठीक है। अब ये नसीराबाद की जो छावनी थी ये सबसे शक्तिशाली छावनी थी। यहाँ पे गोला बारूद वगैरह हथियार वगैरह बहुत ज्यादा सब एकदम सक्षम था ये। तो नसीराबाद की छावनी से ये शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इस समय जो है आप लोग ये भी ध्यान रखें कि राजस्थान के अंदर इस समय जो है 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी, ठीक है। राजस्थान में इस समय कितनी छावनियां थी ये भी पूछते हैं, 6 छावनियां थी। जिसमें से आप लोगों को ध्यान रखना है एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा,
क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये पूछते हैं कि किसने क्रांति का हिस्सा नहीं बने या क्रांति का साथ नहीं दिया क्रांतिकारियों का, तो ब्यावर और खेरवाड़ा जो छावनियां थी उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये आप लोगों के हैं बेसिक जानकारी कि 1857 की क्रांति के अंदर बेसिक जानकारी। अब और भी है, जैसे कि प्रतीक चिन्ह वगैरह क्या थे, ये देख लो आप कि प्रतीक चिन्ह इसके समय क्या रखे गए कि जिससे जो है आप लोगों के सूचना आगे पहुंचेगी, तो कमल और रोटी थी। ठीक है, कमल और रोटी, कमल और रोटी, सैनिकों में कमल का फूल और आम जनता में रोटी, जिनको ज्यादातर साधु सन्यासियों ने इन्होंने जो है आगे वही प्रसारित किया था। तो ये भी ध्यान रखना आपने, कमल और रोटी। ठीक है, चलिए, और यदि मैं बताऊं कि क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर ने किया, लेकिन सेनापति बख्त खां को बनाया, मजबूरन ही किया लेकिन किया था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी ऐसो की जरूरी कौन है। अब यहाँ से एक और चीज कि जो 6 छावनियां थी वो आप लोगों को नाम पूछा जाता है। राजस्थान में 6 छावनियां। ठीक है, इसकी एक बहुत शानदार ट्रिक है। एक फोन आ रहा है अर्जेंट, मुझे लेना पड़ेगा। हेलो, 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 नमस्ते नमस्ते। हेलो, हाँ जी, ठीक है। चलिए, 6 छावनियां थी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी एक बहुत शानदार ट्रिक है, ए नन्नी ब्याह, ए नन्नी ब्याह देखण चली, ए नन्नी ब्याह देखण चली, ये इसकी एक ट्रिक है। इससे क्या होगा, आपको 6 की 6 छावनियां बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाएगी और चूकेंगे नहीं आप इसमें से। अब इसमें से क्या ध्यान रखोगे, ए से क्या है, एरिनपुरा, ऐसे एरनपुरा, मैं जहां रहता हूँ सुमेरपुर, ये वही छावनी पड़ती है एरनपुरा के अंदर ही। ठीक है, न से क्या आएगा, नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद का जो है कचौड़ा फेमस है, इतना बड़ा कचौड़ा देते हैं। ठीक है, नी से क्या आएगा आप लोगों के, नीमच, नी से क्या आएगा, नीमच। ब्या से आ गया आप लोगों के ब्यावर। ठीक है, क्या आएगा, ब्यावर। दे से आएगा आप लोगों के देवली, देवली। और ख से आ गया आप लोगों के खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। ठीक है, ये हो गई 6, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये तरीका है कि किस तरीके से छावनियों को याद रखा जा सकता है, और मैंने बेसिक से शुरुआत की है। अब स्लाइड्स पे तो अपन अब चलेंगे कि अब आप लोगों के क्या क्या स्लाइड्स दे रखी है। ठीक है, अब स्लाइड्स पे चलने से पहले कल अपनी जो है 2 स्लाइड्स बाकी रह गई थी, मिसिंग थी, जो फिर मैंने वापस मैं क्या क्लास होने के बाद में फिर से चेक करता हूँ कि हाँ कंप्लीट सब कुछ व्यवस्थित हुआ या नहीं। तो उसमें मैंने पाया कि आपके ध्यान में नहीं आई है वो 2 स्लाइड्स, आपको पता नहीं चला है क्योंकि ऐसा एक भी कमेंट नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि वहां पे 2 स्लाइड्स मिसिंग थी जो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले उनको पढ़ेंगे फिर अपन क्रांति को पढ़ते हैं। चलिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हाँ, चलें आगे बढ़े। ठीक है टापरो, देखो अब जो मिसिंग स्लाइड्स थी वो ये थी कि चार्ल्स मैटकॉफ का निमंत्रण जैसे ही गया राजाओं के पास में, तो राजा तैयार थे। तो संधि की पहल देखो, दिल्ली के ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेडकॉफ, कौन थे, मेडकॉफ, तो मेडकॉफ की ओर से राजस्थान की रियासतों को कंपनी के संरक्षण में आने की औपचारिक निमंत्रण मिला। और तत्परता दिखाने वाली रियासतें कौन कौन थी, कि हाँ भाई जैसे ही निमंत्रण मिला कि चलो भाई अपन तैयार रहा। तो वो जो रियासतें थी उनमें करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और जैसलमेर शामिल थी। सिरोही सबसे अंत में संधि करती है, सिरोही सबसे अंत में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक और स्लाइड अपनी जो बाकी रह गई थी वो पढ़ाता हूं आपको। देखो, सिरोही राज्य राजस्थान की सभी रियासतों में सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए 1817 से 1947 तक का
ब्रिटिश आधिपत्य कालखंड का प्रभाव। 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान में सहायक संधियों की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी और इन संधियों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य हो गया था, सर्वोच्च प्रभुत्व स्थापित हो गया। राजस्थान पर स्थापित हुआ ये ब्रिटिश नियंत्रण जो था, भारत की आजादी यानी 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक बिना किसी रुकावट के ऐसे का ऐसे बना रहा था। यानी यहाँ पे ये जो संधियां हो गई थी 1823 तक जो संधियां हुई थी, वो वाली संधियां 1947 तक प्रभुत्व इनका मतलब रहा था। तो ये चीज अपने कल मिसिंग रह गई थी, जो अपने को पढ़नी थी, इस किताब में दे रखी है। ठीक है, तो ये अपन ने आज कंप्लीट पढ़ ली। अब अपन 1857 की क्रांति को नोट मेकिंग पैटर्न पे पढ़ लेते हैं। चलो टाप, अब देखो क्रांति के समय राजस्थान की सैनिक स्थिति। अभी अपन ने पढ़ा यही चीज कि सैनिक छावनियां कितनी थी, 6 थी। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कुल छावनियां कितनी थी, 6 छावनियां थी। कितनी थी, 6 छावनियां थी। कौन कौन सी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। यही हो गया। ए नन्नी ब्याह देखण चली, ए नन्नी ब्याह देखण चली। ठीक है, ये ए नन्नी ब्याह देखण चली, जिसमें से ये एक तो खैरवाड़ा और एक ब्यावर, इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं किया है। सैनिक संख्या कितनी थी, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने को, एक एक डिटेल अपन पढ़ेंगे। सभी सैनिक छावनियों में कुल मिलाकर जो है सैनिक छावनियों में 5000 के करीब सैनिक थे। कितने थे, 5000 सैनिक थे। अंग्रेज सैनिकों का अभाव था, किसी भी छावनी में कोई भी यूरोपीय या अंग्रेज सैनिक तैनात नहीं था। और ये यहाँ पे जो है, ये अंग्रेजों की गलती हो गई थी। भाई पेमेंट जो है कहीं से आ रहा हो, लेकिन अंग्रेज सैनिक नहीं थे कौन, भारतीय। तो जैसे ही चिंगारियां फूटी क्रांति की, तो सारे के सारे जो है खिलाफ हो गए अंग्रेजों के, है ना। और संपूर्ण सैन्य व्यवस्था की कमान संभालने के लिए केवल 30 अंग्रेज थे, अधिकारी थे, अधिकारी अंग्रेज थे। लेकिन अधिकारी किस पर थे, सैनिकों पर थे। तो सैनिक कौन थे, भारतीय थे, सैनिक भारतीय थे। तो ये स्थिति थी, ये स्थिति पूछते हैं। इनमें से देखो यहाँ पे लिखना आप कि शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, सबसे शक्तिशाली छावनी, सबसे शक्तिशाली छावनी ये कौन सी थी, ये थी आप लोगों के नसीराबाद। ये कौन सी थी, नसीराबाद थी, सबसे पावरफुल। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे पावरफुल छावनी। चलिए स्क्रीनशॉट लो, देखो आगे बेटा। अब देखो मेरठ के अंदर विद्रोह की सूचना, सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, मेरठ से होती है। देखो क्रांति फूटने का जो कारण था, कारण ऐसे बहुत सारे थे क्रांति के, लेकिन प्रस्फोट जहां से हुआ वो था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस, जो एनफील्ड राइफल है काम में ली गई, उसके अंदर जो बारूद भरते थे, वो जो उसका खोल काटते थे उससे चर्बी निकलती थी, एक मतलब चिपचिपा पदार्थ निकलता था। जो चर्बी वाले कारतूस थे उससे जो है वहां पे ये एकदम से विरोध हुआ था। अब मेरठ में क्रांति कब हुई है, 10 मई 1857, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसकी सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को हुई। अब एजीजी क्या होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, देखो यहां लिखा हुआ है एजीजी क्या होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि एजेंट टू गवर्नर जनरल अपने यहाँ पे कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अपने यहाँ पे कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। तो ये कौन था, ये एजीजी था अपने यहाँ पे। ठीक है, एजीजी का कार्यालय अपने राजस्थान के अंदर 1832 में स्थापित हुआ है, लेकिन 1845 में इसका मुख्यावास जो है, जैसे कि गर्मी ज्यादा पड़ती थी अपने यहाँ, तो मुख्यावास जो है इसका माउंट आबू भी शिफ्ट किया गया था। कुछ समय जो है अजमेर, कुछ समय माउंट आबू, इस तरीके से एजीजी का कार्यालय भी शिफ्ट हुआ। तो कभी यहाँ काम चलता था, कभी वहां काम चलता था। गर्मियों में जो है हिल स्टेशन चले जाते थे कि ठंडक रहती थी तो वहां काम करते, बाकी यहाँ। तो ये पैट्रिक लॉरेंस था। अब इस एजीजी को जैसे तुरंत सूचना प्राप्त हुई है, देखो यहाँ पे जो है इसको टेलीग्राम आ गया है, सूचना प्राप्त हो गई, ये बैठा है पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, यहाँ चित्र माते भी ध्यान रखे थे। देखो एजीजी ने राजस्थान की सभी देशी रियासतों के राजाओं को आवश्यक निर्देश भेजे। अब एजीजी का काम क्या होगा, जैसे ही इसको जो है गवर्नर जनरल एजेंट है, ये किसका एजेंट है, गवर्नर जनरल का। जैसे लॉर्ड कैनिंग बैठा है सेंट्रल में, वो सभी जगह जो एजीजी होंगे, अलग अलग जगह सभी राज्यों के अंदर एजीजी बना रखे थे, उनको सूचना भेजेंगे कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो एजीजी क्या करेगा, अपने जो अधीनस्थ जिनसे संधियां की थी, जो शासक है, उनको अलर्ट करेगा कि आपके कोई भी सैनिक बगावत नहीं करने चाहिए। ठीक है, सभी को कहना कि व्यवस्थित तरीके से रहे। तो जैसे ही एजीजी को सूचना प्राप्त हुई, वे इसने क्या किया, इसने सूचना राजाओं को आवश्यक निर्देश दिए कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य की सीमाओं में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, कि मेरठ में क्रांति हुई है लेकिन उनका साथ कोई नहीं देगा, राजाओं को ये कहा अपने सीमा के अंदर घुसने नहीं देना। जो भी व्यक्ति ब्रिटिश सत्ता का विरोध या विद्रोह करे उसका पूरी कठोरता पूर्वक दमन करे। ये निर्देश किसने दे दिए, एजीजी ने दे दिया। ठीक है, एजीजी निर्देश दिया है। अब देखो क्रांति धीरे धीरे शुरुआत है,
अब आप पूरी फिल्म पढ़ना, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, सब क्रांति की शुरुआत होती है राजस्थान में 1857 की क्रांति का विधिवत सूत्रपात जो है, यानी कि शुरुआत कब होती है, सबसे पहले नसीराबाद छावनी से हुआ। इसके पीछे के दो मुख्य कारण है। नसीराबाद छावनी से ही क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण देखिए कि एक तो क्या है, कुचलने की कार्रवाई का भाई। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये सैनिकों की टुकड़ियां, इनके नाम है। ये पूछा गया है कई बार कि कौन सी सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया, सबसे पहले कौन सी सैनिक टुकड़ी के सैनिकों ने विद्रोह किया, ये सारी जो है चीजें पूछी हुई है। तो यहाँ पे तैनात कौन थे, देखो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है। भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी थी और पहली यानी फर्स्ट बंबई लांसर्स के सैनिक थे। इसको क्या बोलते हैं, पहली बंबई लांसर्स लिखा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट बंबई लांसर्स, इनके सैनिक थे। तो पता चल गया सैनिक कौन कौन से थे, टुकड़ियां कौन कौन सी। ध्यान से सुनना, मुझे एक एक प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं मैं, ठीक है। मेरठ विद्रोह की खबर सुनकर जब नसीराबाद में चौकसी बढ़ाई गई, क्या किया, मेरठ में विद्रोह हुआ है, नसीराबाद की चौकसी बढ़ा दी, सब जगह बढ़ाई वैसे। तो नसीराबाद की चौकसी बढ़ाई तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ने सोचा कि ये सारी सैन्य कार्रवाइयां भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है। जैसे ही चौकसी बढ़ाई तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, अब देखो इन दोनों में से भी कौन विद्रोह पहले करेंगे, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हमें कुचलने के लिए, हम भारतीय सैनिक सारे, इनको कुचलने के लिए ये कार्रवाई की है। उन्हें यह भी लगा कि तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है, जिससे सैनिकों में विद्रोह की भावना जागृत हो गई। अब जैसे तैयारियां जोरों पे की, जोरों पे लगाई, चली, चौकसी बढ़ाई, सैनिकों में ये हो गया कि हमें जो है ये किसी भी समय मारने के प्रयास कर सकते हैं, कि क्रांतिकारी वहां पे भी जो जिन्होंने क्रांति की वो सैनिक ही थे सारे सारे, तो हमें कुचलने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये मुख्य कारण रहे, एक तो ये है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अविश्वास, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अविश्वास। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक सैनिक टुकड़ी काफी लंबे समय से अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा में लगी हुई थी। अजमेर में क्या होता था, अजमेर के अंदर जो मैगजीन था, ये मैगजीन दुर्ग था। मैगजीन दुर्ग क्यों कहते थे, क्योंकि इसके अंदर रहता था गोला बारूद वगैरह, जितनी भी जो है एम्युनिशन जितना होता है, यानी कि गोलियां वगैरह जो है वो यहाँ रहती थी। इसकी सुरक्षा के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ही सैनिक लगे हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों ने संदेह के कारण उस टुकड़ी को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। इसी टुकड़ी को यहां से हटा के भेजा, क्योंकि इनको अविश्वास था, अंग्रेजों को अविश्वास था कि ये भैया यहाँ अजमेर के सत्रागार के ऊपर यदि अधिकार हो गया तो खेल खत्म है, ठीक है, बकरी डिब्बे में। इन्होंने यहां से अविश्वास करके इनको यहां भेज दिया। इस कार्रवाई से सैनिकों के मन में यह पक्की धारणा बन गई कि ब्रिटिश सरकार उन पर पूरी तरीके से अविश्वास कर रही है। इस अपमान से नाराज होकर वे ब्रिटिश अधिकारियों के घोर विरोधी हो गए। यदि ये ऐसी कार्रवाइयां नहीं की होती तो यहाँ पे शायद क्रांति प्रस्फुटित होती नहीं, इतना होता ही नहीं। जहां जहां दबाने की कोशिश की गई वहां वहां से क्रांति फूटी है भैया, जहां जहां दबाने, नीमच में भी ऐसे ही हुआ। अभी पढ़ेंगे अपन, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह जो थे उन्होंने विरोध किया, वहां पे भी ऐसे ही हुआ। सौगंध खिला रहे थे वहां पे कि भाई सौगंध खाओ, हमारे प्रति वफादार रहोगे। सैनिकों ने उल्टा कह दिया, तुम रहे थे क्या, है, तुमने अवध को लूटा, तुमने अवध को गलत तरीके से अपने शासन में मिलाया, तुम रहे थे क्या वहां पे। और इस तरीके से वहां पे भी बिल्कुल बच गया था। लो स्क्रीनशॉट देखो, अजमेर शस्त्रागार से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो इनको जो है कहा कि आप जाओ नसीराबाद, ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से चित्रांकन है। देखिए अब नसीराबाद विद्रोह के अन्य कारण क्या थे, ईसाई बनाने का भय। भारतीय सैनिकों के मन में यह पक्का विश्वास बैठ गया था कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने के कारण अंग्रेजों में सैनिकों में तीव्र उत्तेजना फैल गई थी। और गुप्त रूप से तोपें मंगवाना, भाई सीक्रेटली यदि कोई तोपें आ रही है, सैनिकों को पता ही नहीं है, तो दिखती बात है कि वहां से भी लगेगा, अरे यार ये सारी कार्रवाई और ये अपने को पता ही नहीं, अपने को वंचित रखा है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो गुप्त रूप से तोपें मंगाना, भारतीय सैनिकों पर कड़ा नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बाहर से यूरोपियन सेना, अब यूरोपीय सैनिक भी आए और कुछ तोपें चोरी छिपे मंगवाई गई, कि भारतीय सैनिकों पे इनको विश्वास था नहीं, ठीक है। वहां पे उस समय भय का माहौल था अंग्रेजों के अंदर, तो इन्होंने यूरोपियन सैनिक यानी खुद के अंग्रेज सैनिक मंगाए वहां से, और ये बात उजागर हो गई। इस तथ्य को प्रारंभ में पूरी तरह गुप्त रखा गया, लेकिन बाद में जब यह बात सैनिकों के सामने प्रकट हुई तो सेना में भारी असंतोष और उत्तेजना फैल गई थी। यही कारण था कि यहाँ पे, और अन्य कारण यदि नसीराबाद की छावनी के पूछते हैं तो देखो अपन पूरा सीक्वेंस के तौर पे चलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अपन कोई मूवी देख रहे हैं,
ठीक है, आपको तो बढ़िया तरीके से सिर्फ मुझे सुनना है व्यवस्थित तरीके से। और ये मैं कह रहा हूं, ये जो पुस्तक मेरे पास पड़ी है ना, ये देखो कक्षा 9 की, इसमें से एक शब्द बाहर नहीं जाएगा। आपको इसको छूने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको छू लिया है। और मैंने जब इसको छू लिया है तो वो यहाँ बोर्ड पे आ चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, नोट्स बढ़ गए बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के। एक एक शब्द यदि कहीं से भी एग्जामिनर इसमें से कहीं से उठा के पूछ ले, आप ये क्लास से देख लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई थ्योरी की किताब तक पढ़ने की जरूरत नहीं, सार संग्रह तक भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव अपन ने दी है वो इसीलिए दी है कि यहाँ पे थ्योरी में करवा रहा हूं, आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ऑब्जेक्टिव आप यदि करना चाहते हो तो वो भी क्या है, आपके लिए एक ऑप्शन है पुस्तक का कि ऑब्जेक्टिव हमें जो है करनी चाहिए, तो पाठ्य सामग्री में आपके शामिल हो, नहीं तो इससे भी आपके काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि सर, कई विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है, सर क्या किताब लेनी अनिवार्य ही है? किताबें हमेशा द्वितीयक रहा है मेरे लिए अनिवार्य चीजें रही है क्लासेस, कि क्लासेस आप ढंग से देख लेते हो, याद कर लेते हो, तो ये भी इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, और फिर आती है किताबों की बात की। किताबें क्या है, आप जब तक विद्यार्थियों के मन में होता है, जब तक पुस्तक नहीं पढ़े तब तक याद नहीं होती चीजें, तो वो ऑब्जेक्टिव मैंने इसीलिए दिया है, तो आप लोग समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, नसीराबाद छावनी में विद्रोह की घटना और दिल्ली प्रस्थान को देखते हैं। विद्रोह का विस्फोट हुआ है कब? 28 मई 1857। यही वो समय है जब क्रांति जो है शुरुआत हो चुकी थी। क्रांति की क्या हो गई, यहां से राजस्थान में शुरुआत हो गई। अब क्या हुआ, देखिए 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी में विस्फोट हुआ। तोप खाने पर कब्जा किया सबसे पहले इस दिन 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने। अब देखो ये प्रश्न है आप लोगों के, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले विद्रोह किसने किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, उसने उसके भारतीय सैनिकों ने तोपखाने पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। तोपखाने पे अधिकार कर लिया है, देखो भगवा फहरा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कर लिया अधिकार। अब फिर क्या हुआ, तोपखाने पर नियंत्रण होते ही सारी छावनी में भगदड़ मच गई और विद्रोही सैनिकों ने शस्त्रागार यानी मैगजीन को पूरी तरीके से लूट लिया। जो शस्त्रागार था, अंदर एमुनिशन जितना पड़ा था, गोलियां वगैरह, बारूद वगैरह जितना भी, तो वो भी जो है सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। तोपखाने पे अधिकार किया, फिर इस पे अधिकार कर लिया। तो ये पहली इनकी जो है कार्रवाई हुई थी। अब फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, पर सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, समय नहीं दूंगा ज्यादा। अब देखो, अब क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों पे हमला किया। सैनिकों ने अंग्रेज सैन्य अधिकारियों में मेजर स्पोटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या की। दोनों नाम पूछते हैं, स्पोटिस वुड और न्यूबरी को कहां पे मारा? नसीराबाद के अंदर। तो स्पोटिस वुड और न्यूबरी की हत्या की है। इस हमले में लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी गंभीर रूप से घायल हुए थे। ध्यान रखना, घायल कौन हुए? लॉक और हार्डी। ठीक है, हड्डी हड्डी लॉक हो गई, ये कहते हैं कि हड्डी लॉक हो गई, तो वो जब घायल हो गए, हड्डी लॉक हो गई तो घायल हो गए, और ये तो बिल्कुल ही मारे गए। स्पोर्टिसव्यूड और न्यूबरी को मार दिया। और फिर क्या हुआ, अपनी जान बचाने के लिए बचे हुए अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद से भाग गए और उन्होंने ब्यावर में जाकर शरण ली। अब चूंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ब्यावर वाले सैनिकों ने क्रांतिकारियों की मदद नहीं की, तो किसकी मदद की? अंग्रेजों की मदद की। तो यहां से जो बच गए थे अंग्रेज अधिकारी, वो कहां चले गए? ब्यावर चले गए। नसीराबाद और ब्यावर पास पास पड़ते हैं, पास ही है, नसीराबाद अजमेर ब्यावर ये सब पास पास है, तो ये वहां चले गए। अब क्या हुआ आगे, क्रांतिकारियों ने चार्ज और अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी तथा सरकारी खजाने की तिजोरियां तोड़कर सारा धन लूट के ले गए। ये भी था, देखो इसमें क्रांति में सबसे मेन चीजें क्या थी? अंग्रेजों को ठोको, खजाना लूटो, ठीक है, जितना धन मिलता है लूटो, शस्त्रागार लूटो, और अपने जो है जितना भी एम्युनिशन अपन इकट्ठा कर सकते हैं, गोली वगैरह, गोलियां वगैरह, वो सब, ये सब। ठीक है, और अंग्रेज जहां मिले अंग्रेजों को तो मारो। बस ये क्रांति के अंदर ये था कि जहां जहां अंग्रेजों ने सत्ता जमा रखी है, इतने अत्याचार करते थे, नहीं मारे क्या करें। तो फिर वहां से ये चल रहा था। इस भीषण विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों ने उन 4 ब्रिटिश अधिकारियों जो मृत या घायल हुए, इनके अलावा अन्य व्यक्ति के रक्त की एक भी बूंद नहीं बहाई थी। ठीक है, निर्दोष को या किसी को भी, अंग्रेज बाकी दूसरों को किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। जैसे अंग्रेजों के भी महिलाएं, बच्चे वगैरह, इनको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन 4 ब्रिटिश अधिकारियों को कूटा था, है ना, इनको कूटा था, बाकी कहीं नहीं। लूटपाट की थी, जैसे जो है, क्यों? अपना ही धन था, वो तो अपना धन ही तो लूट के ले गए अंग्रेज, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को। तो अपने ही तो धन सारा लूट के ले गए, और ये अपना ही था, ये कोई उनका नहीं लूटा अपने, ये अपने पे वो कब्जा करके बैठे थे। ये कोई वहां से लेके थोड़ी आए ब्रिटेन से, ये तो अपने पे कब्जा करके बैठे थे। तो सैनिकों ने तो लिया है, क्या हमारा वापस दे? तेरी तो ना क्या, ले स्क्रीनशॉट। फिर देखिए, अब विप्लवी सैनिक जो थे दिल्ली प्रस्थान करते हैं। अब दिल्ली मार्च। नसीराबाद छावनी को पूरी तरीके से तहस नहस करने के बाद विप्लवी विप्लवी यानी क्रांतिकारी, ठीक है, सैनिकों ने बिना कोई समय गवाए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया।
क्यों दिल्ली प्रस्थान किया? क्योंकि सब जने दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से नेतृत्व होगा इसलिए दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। अब दिल्ली आगमन 18 जून 1857, क्या बात है, 18 जून 1857। देखो 28 मई को हुई है वहां, 18 जून को क्रांतिकारी सैनिक जो है वो दिल्ली पहुंच गए, वो पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली में डेरा डाले हुए अंग्रेजी पलटन पर इन सैनिकों ने पीछे से जोरदार आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सेना पूरी तरीके से परास्त हो गई, हार गई। यानी अंग्रेजी पलटन वहां पे पहले से जो डेरा डाल के बैठी थी दिल्ली के अंदर, ये जो गए भैया जोश के अंदर, इन्होंने जाके उनको भी कूटा है, उनको भी कूटा है। और उसके बाद में क्या किया, इस आक्रमण से अंग्रेज जो सेना थी वो बुरी तरीके से परास्त हो गई थी वहां पे। बढ़िया मजा आएगा आपको क्रांति पढ़ने का, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए नीमच के अंदर क्रांति, नसीराबाद का प्रभाव तो ही, नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना जब नीमच छावनी पहुंची तो वहां के सैनिक भी सक्रिय हो गए, वहां के सैनिक भी सक्रिय हो गए। अब नसीराबाद देखो, यहाँ पे राजस्थान के प्रभाव में जितनी छावनियां थी सब जगह सूचना पहुंच रही थी। तो 28 मई को वहां हुई है, नीमच के अंदर 3 जून को होती है। विद्रोह की तिथि नीमच की ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1857। कब होती है? 3 जून को। नीमच के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब क्या हुआ प्राथमिक कार्रवाई में, क्रांतिकारियों ने पूरी तरीके से छावनी को अच्छी तरीके से लूटा और उसके बाद उसमें आग लगा दी। ये रहा था बेसिक, इनका रहा था कि लूट लो, उसके बाद में छावनी को, क्यों छावनी एक तरीके से अंग्रेजों का प्रतीक था, ठीक है, तो इनको आग लगा के तहस नहस कर दिया। अब देखो नीमच में और आगे पढ़ते हैं अपन। छावनी को नष्ट करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े, जहां मार्ग में उन्हें स्थानीय शासकों और जनता का भरपूर सहयोग मिला है। अब देखो नीमच में और हुआ क्या था, यहाँ पे मोहम्मद अली और हीरा सिंह नाम के सैनिक थे, जिनको जो है ये जबरदस्ती यहाँ पे शपथ दिला रहे थे कि भाई आप हमारे प्रति वफादार रहोगे। तो यहाँ पे मोहम्मद अली ने जो है ये विरोध कर दिया कि आपने अवध को भी तो लूटा है, कुशासन का आरोप लगा के है, तो आप वफादार नहीं रहे हो। इस तरीके से वहां पे भी विद्रोह हो चुका था, ठीक है। तो ये है। अब शाहपुरा आगमन, देखो नीमच से रवाना होकर क्रांतिकारी सरकारी बंगलों को लूटते हुए, उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे, और शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों का पूर्ण समर्थन किया और उनके लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की। और ये चीज आप लोगों के पूछी थी, शाहपुरा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आपके आरबीसी में तो लक्ष्मण सिंह दे नहीं रखा, लेकिन ये प्रश्न पूछा था, कहाँ के शासक ने नीमच के सैनिकों के भोजन और रसद की व्यवस्था की, अभी हाल ही में पूछा था। तो ये देख लो, ये यहां से प्रश्न है आप लोगों के जो पूछा था। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों का पूरा समर्थन किया और ये भोजन की व्यवस्था की। नाम ध्यान रखना, ठीक है, नाम में बता दिया आपको। अब निम्बाहेड़ा में भी स्वागत होता है। इसके बाद क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचते हैं और वहां जो स्थानीय जनता ने उनका बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया है। फिर दिल्ली जाते हैं, निम्बाहेड़ा से विद्रोही सैनिक देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। रूट ध्यान रखना इनका, आने वाले समय इनका रूट पूछा जाएगा। किसका? नीमच वाले सैनिकों का। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले नीमच वाले सैनिक कहां जाते हैं? शाहपुरा। शाहपुरा से फिर कहां जाते हैं? शाहपुरा से जाते हैं निम्बाहेड़ा। फिर निम्बाहेड़ा से ध्यान रखना, निम्बाहेड़ा से फिर कहां? देवली, और देवली से टोंक, और टोंक से आगरा होते हुए फिर ये दिल्ली पहुंचते। तो ये इनका रूट है, ठीक है। देवली, टोंक, आगरा और दिल्ली। देखो यहाँ पे मैंने पूरा रूट आप लोगों के बना के रखा है। अभी भी थे गड़बड़ कर दो ना तो बस ठीक नहीं डला भाई, ठीक है। इस पूरे मार्ग में अनेक स्थानों पर आम जनता ने क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन किया और स्वागत किया है। सेना में क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई थी, जितना लोग चाहते थे उतने सारे के सारे लोग जो है इनके साथ मिल रहे थे, ठीक है। तो यह सैनिकों को मतलब हीरो मान रहे थे उस समय, ये सारा व्यवस्था हो गई थी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजों ने नीमच पे पूर्ण नियंत्रण कैसे किया, ठीक है। देखो लॉरेंस के निर्देश आए हैं, नीमच से क्रांतिकारियों के लिए आगे निकल जाने के बाद एजीजी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने, इसने स्थिति को संभाला। इसने क्या किया? एजीजी के निर्देश पर कप्तान सावर्स, ये सावर्स कहां था? मेवाड़ के अंदर। ये मेवाड़ का पीए था, ये मेवाड़ का पीए था। पीए समझते हो? पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। इसने, सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की संयुक्त राजकीय फौजों को एकत्रित किया। इसमें पूछेंगे कि नीमच पे अधिकार करने में कौन कौन सी फौजें शामिल थी, तो देखो इसमें जो है ये मेवाड़ वाली आ गई, कोटा बूंदी की आ गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 8 जून 1857 को रियासती फौजों की सहायता से कप्तान सावर्स ने 8 जून को नीमच छावनी पर वापस जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये पूरी कोई भी चीज पूछी जा सकती है, जहां जहां से मुझे संभावनाएं लग रही है वहां मैं विशेष जोर देके कह रहा हूं आपको कि ये चीजें हैं भाई, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले उठा रहा हूं। देखो अब एरनपुरा और औवा की क्रांति,
एरनपुरा, और क्योंकि एरनपुरा वाले सैनिक बाद में अहुआ जाते हैं, एरनपुरा के सैनिक जो है वो पूर्विया के नाम से जाने जाते थे। अब देखो मारवाड़ के जागीरदारों की भूमिका, सबसे पहले नेतृत्व और चुनौती। मारवाड़ के जागीरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती देने का मुख्य काम किया। यहाँ के जागीरदारों यानी सामंतों ने तो ये विरोध किया, लेकिन मारवाड़ के जो शासक थे ना, उन्होंने जो है तखत सिंह ने, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने, उनकी भूमिका थी अंग्रेजों की सहायता वाली। ठीक है, एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब होता है, तारीख ध्यान रखना 21 अगस्त 1857 को। कब होता है? 21 अगस्त 1857। विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या है? एरनपुरा में जोधपुर के सैनिक टुकड़ी, जो जोधपुर लीजियन के नाम से जानी जाती थी, ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन तैनात थी। इस टुकड़ी को जब नसीराबाद की क्रांति की सूचना मिली तो सैनिकों में आक्रोश फैल गया, और ये भी जोधपुर लीजियन के सैनिक भी माउंट आबू गए हुए थे, माउंट आबू गए हुए थे, ये भी कि वहां पे ट्रेनिंग व्रेनिंग होती थी, वहां गए हुए थे, वहां सूचना मिली तो वहां से सीधा फिर इनके अंदर जो है ये क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ है। अब देखिए 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। प्राथमिक कार्रवाई क्या किया? रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से लूटा है पहले, सबसे पहले रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन वगैरह, ट्रेन वगैरह किसकी देन है? अंग्रेजों की। तो इनको सबसे पहले इन्होंने जो है रेलवे स्टेशन को लूटा है यहाँ पे। ठीक है, मोतीका, तिलकराम, शीतल प्रसाद, ये तीन जो थे यहाँ के मुख्य क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए अब क्या हुआ कि दिल्ली जाते समय जब वे क्रांतिकारी सैनिक पाली पहुंचे तो उनकी मुलाकात अहुआ के ठाकुर से हुई, और अहुआ के ठाकुर कौन थे? खुशहाल सिंह जी। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह जी जा रहे सब दिल्ली थे, तो यहाँ पे ये पाली पहुंचते तो पाली में अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह जी, जो खुद जोधपुर के एक तरीके से मारवाड़ के जागीरदार थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध थे। अहुआ जो वर्तमान पाली जिले में है, ठाकुर खुशहाल सिंह ने इन विद्रोही सैनिकों को अपनी सेवा में ले लिया और उन्हें संरक्षण दिया है। ठीक है, ठाकुर खुशहाल सिंह मारवाड़ के एक अत्यंत शक्तिशाली और रसूखदार सामंत रहे हैं। ठीक, ठाकुर खुशहाल सिंह ब्रिटिश सत्ता यानी अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जो है उन दोनों के दूर विरोधी थे। क्यों विरोधी थे तखत सिंह के? क्यों? तखत सिंह अंग्रेजों के सहयोगी थे, तो ये यहाँ पे इनके विरोधी थे। ठीक है, और अंग्रेजों के तो विरोधी खास तौर पे ये कट्टर थे, मतलब खुशहाल सिंह जी। अब देखो ठाकुर खुशहाल सिंह ने, खुशहाल सिंह के आह्वान पर मेवाड़ और मारवाड़ के कई अन्य सामंत भी अपनी अपनी सेनाएं लेकर उनकी सहायता के लिए अहुआ पहुंचे। ठाकुर खुशहाल सिंह ने कहा कि अपन जो है यहाँ पे एक बनाते बढ़िया रणनीति और अंग्रेजों से लुवा लेते हैं। तो देखो दो ऐसे क्षेत्र है राजस्थान के जहां सैनिक छावनियां नहीं होते हुए भी क्रांति के केंद्र बने। कौन कौन से? एक तो अहुआ, ठीक है, एक तो अहुआ तो है ही, और कोटा, अहुआ और कोटा, ये दो क्षेत्र ऐसे थे जो क्रांति के केंद्र रहे, लेकिन यहाँ पे छावनियां नहीं थी। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो भाई साहब, अब आवे आप बिथोड़ा रो युद्ध, बिठोड़ा कह दो या बिथोड़ा कह दो, दो युद्ध इसमें महत्वपूर्ण है, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर को, चेलावास का युद्ध होता है उसके 10 दिन बाद 18 सितंबर को। दोनों की डेटें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो जोधपुर सेना का प्रस्थान। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में, अब ये यहां से प्रश्न एक बना आपके अभी कि जोधपुर के राजा ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो कुशलराज सिंघवी कहते हैं, चाहे सिंघवी कुशलराज कहते हैं, सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में अश्वारोही सेना भेजी थी। ठीक है, राजकीय फौज अंग्रेजों के दमन और अहुआ में कार्रवाई हेतु भेजी। इनके नेतृत्व में क्या भेजी थी? अश्वारोही, यानी कि घुड़सवार सेना, या घुड़सवार फटाफट पहुंचेंगे, तो अश्वारोही सेना भेजी थी। ठीक है, अश्वारोही सेना भेजी थी कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिए युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। 8 सितंबर 1857 को अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना थी, और जोधपुर की इस राजकीय सेना को पूरी तरीके से परास्त कर दिया। इसमें अनवर सिंह पंवार भी था, एक तो अनवर सिंह पंवार था, कुशलराज सिंह भी था। ठीक है, तो इनको जो है पूरी तरीके से परास्त कर दिया था। इस भीषण संघर्ष में जोधपुर का किलेदार अनार सिंह पंवार, जिसका नाम आप लोगों को अनोड सिंह भी मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ अनोड सिंह पंवार भी मिलेगा, और मुख्य सेनापति सिंघवी कुशलराज किसी तरह अपनी जान बचा, ये तो अनार सिंह तो मारा गया, कुशलराज किसी तरह अपनी जान बचाकर युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ, और जोधपुर राज्य की फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों ने लूट ली। क्या छोड़ के भागे? लेके तो कहां से भागेंगे, ओके खुल को तो छोड़ के भागे, क्रांतिकारियों ने ले लिया। 10 दिन बाद फिर संघर्ष हुआ, फिर इसमें तो देखो क्रांतिकारी जीते ही, चेलावास के युद्ध में भी जीतते हैं, तो बिथोड़ा के युद्ध में विजय होगी क्रांतिकारियों की। ठीक है, अब देखिए
चेलावास का युद्ध यानी अहुआ का दूसरा युद्ध, इसे काले गोरे का युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? काले गोरे का युद्ध। ठीक है, 18 सितंबर 1857। बिथोड़ा की हार से कुछ समय पश्चात राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं एक बड़ी सेना लेकर हुआ पहुंचा है, और एजीजी भी हारेगा भैया, एजीजी खुद भी यहां से हारता है। ठीक है, भीषण संघर्ष होता है। 18 सितंबर 1857 को लॉरेंस की ब्रिटिश सेना और क्रांतिकारियों के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस युद्ध में एजीजी लॉरेंस को करारी पराजय का सामना करना पड़ा, और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद उत्साहित क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब तो अपन ने इसको भी हरा दिया। अब देखो कितना जोश होगा उस समय क्रांतिकारियों के अंदर। क्या यहाँ राजस्थान के अंदर मुख्य अंग्रेज अधिकारी कौन था? एजीजी था। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को ही हरा दिया अपन ने। अब पीछे बचा क्या? अब चलो दिल्ली वालों उनको हराएंगे क्या? अब सीधा अपन गवर्नर जनरल को हराएंगे। फुल जोश था कि चलो भैया, ठीक है। और सभी जो है दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रिगेडियर होम्स का आक्रमण, तारीख ध्यान रखना 20 जनवरी 1858। 1858 को हुआ है। होम्स का आक्रमण कब हुआ है? 1858 को। बदले की भावना, जॉर्ज लॉरेंस अहुआ में हुई अपनी अपमानजनक पराजय को भूला नहीं था। ठाकुर खुशाल सिंह से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना अहुआ भेजी। अब इनका पूरा ध्यान राजस्थान के अंदर कहा था कि अहुआ के खुशाल सिंह जी को हराओ भैया, इनको नहीं हराया तो अपन को भारत में ये टिकने नहीं देंगे। तो ब्रिगेडियर होम्स को बुलाया दिल्ली से और बड़ी सेना बुलाई। फिर यहां पे आते हैं, आक्रमण की तिथि कब है? 20 जनवरी 1858। ब्रिगेडियर होम्स ने अहुआ पर जोरदार हमला किया और दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस समय जो है खुशाल सिंह जी की पराजय हुई, लेकिन इससे पहले जो है छठी का दूध याद दिलवा दिया खुशाल सिंह जी ने। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। अब क्या हुआ? सलूम्बर प्रस्थान करके ठाकुर खुशाल सिंह जी, देखो युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियां देखकर ठाकुर खुशाल सिंह अहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए। आने वाले समय का ये आपके एक प्रश्न है कि ठाकुर खुशाल सिंह जो है होम्स के आक्रमण के बाद में पहली बार कहां शरण लेते हैं? सलूम्बर जाते हैं। उनके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अहुआ के किले पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि ये अहुआ के अंदर जो है जब हमला होता है अहुआ के अंदर, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी हमला करते हैं, तो यहाँ पे जो है अंग्रेज अधिकारी इनका सिर काट के मैक मोशन वो आया था। ठीक है, जोधपुर का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, वो आया था। तो उसका सिर काट के क्रांतिकारी जो है किले के दीवार दरवाजे पे लटकाते हैं। ये इसके अंदर दे नहीं रखा आपके 9th की किताब में, मैं बता देता हूँ। मैक मोशन का सिर काट के, ये मैक मोशन तो लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ये जो है भीषण संघर्ष, इसमें मैक मोशन लिखना, मैक मोशन शामिल था। ठीक है, मैक मोशन का सिर काट के, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ये, इसका सिर काट के और किले की दीवार पे लटकाते हैं। आज भी वहां के जब गीत बजते हैं लोकगीत, तो वहां पे ये कहा जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो, और मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो। ये जो है अभी भी वहां के गीतों में अहुआ में चलता है। तो ये ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे मारा था पॉलिटिकल एजेंट को मार के, और एक जो है वहां कोटा के अंदर उसको मार के पूरे जो है कोटा के अंदर उसका सिर भाले पे डाल के और घुमाया था। ये इतना क्रांतिकारियों के अंदर जोश था उस समय। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो ब्रिटिश प्रतिशोध, ब्रिटिश प्रतिशोध और तबाही। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी उग्र थी कि उन्होंने पूरे अहुआ गांव को बुरी तरीके से लूटा। अंग्रेज क्या खिसियानी बिल्ली हो गए थे। अब अहुआ के ऐतिहासिक किले को बारूद से उड़ा दिया। अहुआ के मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट किया। वहां के स्थानीय निवासियों पर भयानक और अमानवीय अत्याचार किए। और खुशाल सिंह जी की यहाँ पे इष्ट देवी थी सुगाली माता, जो 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के नाम से जानी जाती थी। क्या नाम था? सुगाली माता। सुगाली माता, इनको जानते हैं 10 सिर और 54 हाथ, ये इनकी इष्ट देवी थी। और इनकी आशीर्वाद जो है खुशाल सिंह जी को प्राप्त था, ऐसा बताते हैं। इस मंदिर को भी इन्होंने तोड़फोड़ की, लूटा, और यहां से सुगाली माता की मूर्ति भी लेकर चले गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मेवाड़, ये तो था अहुआ का मतलब संघर्ष। फिर मेवाड़ के अंदर क्या होता है देखिए। मेवाड़ के अंदर जनता में रोष। इस समय मेवाड़ की आम जनता के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अत्यधिक गुस्सा और गहरा रोष था। आम जनता तो विरोधी थी अंग्रेजों की, लेकिन यहाँ के राजा और यहाँ के जो इनकी मतलब सामंत जो थे, उनकी वफादारी थी अंग्रेजों के प्रति, वो अंग्रेजों के समर्थक।
सामंतों का रुख मेवाड़ के अधिकांश सामंत जागीरदार ब्रिटिश सत्ता के पूरी तरह खिलाफ थे और विरोधी थे, लेकिन राजा जो है सामंतों के विरोधी थे, जनता भी विरोधी थी, लेकिन राजा का पक्ष था वो अंग्रेजों के साथ था। फौजों की स्थिति क्या थी? नसीराबाद छावनी में हुए विद्रोह की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, जिससे मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। लेकिन गूंज तो भैया तैयार थी, माहौल भी था, लेकिन यहाँ पे स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट एक बार देखो। महाराणा और ब्रिटिश कप्तान की कूटनीति क्या थी? विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ और अंग्रेज कप्तान सावर्स के सख्त रवैये के माहौल को बिगड़ने से रोक दिया था। इस संकट के समय मेवाड़ के महाराणा और ब्रिटिश कंपनी सरकार दोनों को ही मेवाड़ के शक्तिशाली सामंतों से गहरा भय था, इसलिए एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से मजबूर थे। और राजा कौन थे यहाँ के? शासक स्वरूप सिंह जी। शासक कौन थे? कल की क्लास में पढ़ा है वैसे अपने, शासक सारे पढ़े। स्वरूप सिंह जी थे। और पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स। मेजर सावर्स। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। सामंतों को पत्र लिखा है 27 मई 1857 को। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने सभी सामंतों को एक पत्र भेजा है। पत्र में मुख्य बात क्या थी? महाराणा सामंतों को ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में पूरा सहयोग करने तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा। ये पत्र लिखते हैं कौन? महाराणा लिखते हैं यहाँ के स्वरूप सिंह जी, कि आपको अंग्रेजों का पूरी तरीके से साथ देना है। अब देखो सावर्स की चेतावनी। दूसरी तरफ कप्तान सावर्स ने विद्रोही रुख अपनाने वाले सामंतों को सख्त चेतावनी दी कि जो भी राज्य में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये चेतावनी दे दी गई यहाँ पे। फिर देखिए, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह की चुनौती और विवाद। सलूम्बर के रावत कौन थे? ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। एक तो कोठरिया के जोध सिंह याद रखो, और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह याद रखो। कौन थे? रावत केसरी सिंह। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा के संप्रभु अधिकारों को खुली चुनौती दी, 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 8 दिनों के भीतर उनकी पारंपरिक अधिकारों की मांगों की स्वीकार नहीं किया गया तो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी भी प्रतिद्वंदी को बैठा देंगे। कि किसी को भी खुली चुनौती दी कि यदि ये मेरी मांगे हैं, इनको पूरा नहीं किया तो इस गद्दी पे आपके किसी भी प्रतिद्वंदी को जो है यहाँ पे लाके बिठा दूंगा। ध्यान रखना। कौन? रावत केसरी सिंह। कप्तान सावर्स की जवाबी धमकी देखिए। इस बड़ी चुनौती पर कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को कड़ी धमकी दी कि यदि उन्होंने महाराणा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में हिस्सा लिया तो उन्हें उनकी जागीर से बेदखल कर दिया जाएगा, उन्हें संपूर्ण राजपुताना से हमेशा के लिए निष्कासित यानी देश निकाला दे दिया जाएगा। तो ये देखो, धमकियों का दौर चल रहा था, एक दूसरे को डराने का काम चल रहा था उस समय कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। कितना खतरनाक माहौल बन गया होगा। परिणाम क्या निकला? कप्तान सावर्स की कठोर और विनाशकारी नीति के बाद केसरी सिंह शांत हो गए थे। ठीक है, थोड़े से शांत हो गए, लेकिन इनकी पूरी तरीके से जो है साथ और सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ ही। क्रांतिकारियों की देखो कितनी मदद की है। जो अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह भी कहां गए थे? सलूम्बर गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, और इसी के साथ आज की इस क्लास को यहाँ पे पूरी करते हैं। क्रांति पूरी नहीं हुई है। आज मजा आया है आपको क्रांति का, मैं जानता हूं, लेकिन कल और मजा आएगा, क्योंकि कल और भी क्रांति अपने को पढ़नी है और प्रश्न तो निश्चित रूप से बनेंगे। कहाँ जाएंगे बाहर? कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। इससे बाहर मतलब आरबीएसई को और इससे रोचक ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। जितना हो सकता है मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए झोंक दिया है, वो यही है। अब कल कुछ विद्यार्थियों की इच्छा ये थी कि सर क्लास बहुत लंबी हो गई, 1 घंटे में तो मतलब 40 स्लाइड है पड़ी, कल बहुत लंबी हो गई, तो उसको थोड़ा सा अपने शॉर्ट किया। आज 45 मिनट की क्लास है। ठीक है, आज तो रेडी है, इतनी तो रखनी पड़ी, नहीं तो टाइम माता किताबें पूरी कौन वेला, क्योंकि इनको पूरा करके फिर अपन को रीट मेंस का बैच शुरू करना है। समय पे शुरू करेंगे तभी वो जो है अपन 6 से 8 महीने उस बैच को पढ़ पाएंगे, तब जाके व्यवस्थित तैयारी होगी, तब जाके आपके सिलेक्शन की गारंटी होगी। ठीक है, इसलिए इतनी तो क्लास रखनी पड़ेगी। देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, कई जने के अब लेट देख रहे हैं क्लासें, पुरानी देख नहीं पा रहे हैं। अब उनको लगता है सर पीडीएफ दे दो, इनकी पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको। हाथ से नोट्स बनाने, ये मैंने कई बार कहा है, क्लासेस के अंदर ही कहा है, पीडीएफ नाम की बीमारी भूल जाओ आप, नहीं मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, क्योंकि पीडीएफों से आज दिन तक किसी का भला नहीं हुआ। और मैंने स्टार्ट में तो 1-2 क्लास की दी भी थी, लेकिन इतने परेशान हो गए कि कुछ लोग समझते ही नहीं है इन चीजों को, फिर पीडीएफ देनी बंद करिए। ठीक है, तो पीडीएफ नहीं मिलेगी। यदि आपकी इच्छा हो, हम भी मेहनत करते हैं,
इस एक क्लास के लिए पूरे दिन मेहनत की जाती है, तो हम भी मेहनत करते हैं, आप भी करो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप खुद के लिए तो करो कम से कम। और पीडीएफ के लिए टेक्निकल टीम को मैसेज नहीं करें, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ पुस्तक दे रखी है, इसी किताब पे आधारित है, थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बुक ये है, इसके अंदर भी यही डिटेल व्याख्या कर रखी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इससे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। पढ़ो ढंग से, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से तैयारी करो, है, पीछे देखना ही नहीं है। मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए, और क्या चाहिए आपको। तो इसलिए अवांछित मांगे नहीं उठाएं, और वांछित मांगे आपके करने से पहले ही हम पूरी कर देते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। हम मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।